इसकी जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1940 से 1956। तो जो हमारा पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ये हमारी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी। और इसमें जो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए, मैग्नेटिक ड्रम की मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, बहुत बहुत कम। बट काम चलाने के लिए हमने तब इसी को ही एज मेमोरी यूज़ किया था। और ये कंप्यूटर इतना बड़ा था जितना कि ये कमरा। आप इसकी इमेजेस को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैं पहला कंप्यूटर शो कर रहा हूँ, जिसमें कि एक बंदा आप देख पा रहे हैं ऑपरेट कर रहा है। 6 से 7 एसी लगा रहते थे इसमें, जिससे कि ये हीट इसकी एब्जॉर्ब होती रहे। तो कुल मिलाकर जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, आपके मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। प्रोग्राम लिखने वाला पर्टिकुलर एक ही बंदा होता था, वही इसका प्रोग्राम लिख सकता था और वही इसका आउटपुट ले सकता था। तो कुल मिलाकर ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत इसमें टाइम लगता था आपका आउटपुट आने में। आउटपुट इसका पंच कार्ड पर आता था, उसे पढ़ने वाला भी एक अलग ही स्पेशल बंदा होता था। बहुत ज़्यादा हीट होती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। मेमोरी काफ़ी कम थी, प्राइस बहुत हाई था। तो कुल मिला के ये सब इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये 1956 से 1963 तक रहे। तो अब आइए बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर्स का। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेरिजन टू वैक्यूम ट्यूब। और ट्रांजिस्टर आपकी जो एनर्जी कंज्यूम करता है काफ़ी कम करता है और आउटपुट आपका प्रोवाइड करता है। तो ट्रांजिस्टर के यूज़ होने से आपके कंप्यूटर का साइज़ हो गया काफ़ी कम। और इस तरह हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुआ। और बेसिकली जो भी हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ये हमारी बाइनरी मशीन लैंग्वेज को समझने लगा, यानी कि हमारे 0 और 1 पर काम करने लगा। और बेसिकली कोबोल और फॉर्टेन इस तरीके के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी इस सेकंड जनरेशन में डेवलप होने लगी। तो कुल मिला के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हर क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर हुए, चाहे वो एनर्जी कंज्यूमिंग हो या फिर आपकी मेमोरी स्पेस को कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो जो मेमोरी थी, मेमोरी की कैपेसिटी इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इंक्रीज हुई एज पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये से भी था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था, वो था 1964 से 1971 तक का। और इस टाइम पीरियड में हमारे कंप्यूटर लाइन में काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। डेवलपमेंट जो था, सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर को। अब यहाँ पर हमारी आईसी सर्किट्स यूज़ होने लगे। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट तो साइज़ में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। तो दोस्तों, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक AMD का माइक्रो प्रोसेसर रखा हुआ है। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि काफ़ी सारी जो ICs होती हैं, उसको एक छोटी सी सिलिकॉन चिप में किस तरीके से बिल्ड किया जाए, यही आपकी टर्मिनोलॉजी आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 उस वक्त डेवलप कर दिया गया था 1971 में। किसके लिए? हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। और भी बहुत से माइक्रो प्रोसेसर जैसा इंटेल 8088, 8008, इस तरीके से काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, 8085, 8086, जो कि हमारे उस समय पर माइक्रो प्रोसेसर काम आए थे कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो एक माइक्रो प्रोसेसर से हमारा CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का सारा कंट्रोल, सब कुछ हमारा माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होने लगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के समय हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI का डेवलपमेंट, माउस और ये सभी की सभी डिवाइसेस जो हैं, इनका प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। अब आगे बात आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, जो कि प्रेजेंट से आगे तक चलने वाला है। तो फिफ्थ जनरेशन का जहाँ ही नाम आ जाता है, वहाँ हमको याद आती है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर की जो भी डिवाइस थी वो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस पर है। हम अभी भी जैसे डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं, आप वॉइस रिकॉग्निशन देखते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, तो ये सभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है। हम इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। देखिए, दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं। वो 100% बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह काम कर नहीं सकते वो, बट उनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी दो तरीके की होती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। तो ये पार्ट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वीडियो लेक्चर्स के टाइम कवर करूँगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। और जो बेसिक गोल है हमारी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटिंग का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही है। और इसका बेसिकली ये काम है कि आपका जो भी यूज़र है वो इनपुट दे अपना नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और जो सिस्टम है वो कैपेबल हो उसको समझने में और उसको ऑर्गेनाइज करके उसका आउटपुट देने में।